हेलो। हाँ जी। गुड मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 4। होमवर्क किस में दिया था? मॉड्यूल डीपीपी नहीं दिया? मॉड्यूल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। 21, 22, 23, 24। फ्रीक्वेंसी को आधा कर दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 24, 1/2π√k/m। ठीक है। तो पहले फ्रीक्वेंसी f थी, मास था k/2, 2 ही था। फिर कुछ मास इसमें ऐड कर दिया, इससे फ्रीक्वेंसी हो गई आधी, √k/2 प्लस डेल्टा m। दोनों को डिवाइड कर दो। डेल्टा m बात बता पाएंगे? ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा √2 प्लस डेल्टा m डिवाइडेड बाय 2। 8 इज इक्वल टू 2 प्लस डेल्टा m इज इक्वल टू 6। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 25। क्या m की वैल्यू 1 है क्या? ओहो। वन ये आ गया 2, ये आ गया √1 प्लस डेल्टा m अपॉन 1। तो अरे तो 1 आ गया, 3 आ गया, 3। ठीक है। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27 प्लस 27। ये एक पूरी स्प्रिंग है, इसका मास m है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है। कहाँ गया? 27। दो इक्वल हाफ में तोड़ दिया गया,
एक हाफ से यूज कर रहे हो। मास कितना कर दियो 2m। देखो भाई, स्प्रिंग को अगर दो हिस्सों में बांटोगे तो लेंथ इंटू के की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। तो पहले लेंथ एल थी, स्प्रिंग कांस्टेंट के था, फिर लेंथ L/2 आ गई, स्प्रिंग कांस्टेंट के डैश। तो के डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2k के बराबर। तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 2k हो गया। तो फ्रीक्वेंसी सेम ही रहेगी, सेम रहेगी ना। तो पहले फ्रीक्वेंसी अगर n थी तो n की वैल्यू 1/2 अंडर रूट के बाई एम था। तो n डैश की वैल्यू चेक करोगे 1/2 अंडर रूट 2k/2m हो जाएगा। तो ये n डैश n के बराबर। क्वेश्चन नंबर 28, 29, 29 आए। एनर्जी सेम है, फोर्स पूछ रहे हो। तो अभी देखो, किसी स्प्रिंग की एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1 यो क्वेश्चन नंबर कौन सा है 29। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। अरे होता है। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है के एक्स। एक्स की वैल्यू यहाँ रख दो। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा F²/2k। ठीक है भाई। अब उसने कहा एनर्जी सेम है, E1 बराबर E2 है। तो हम लिखेंगे F1² डिवाइडेड बाय 2k1 बराबर F2² डिवाइडेड बाय 2k2। इसको सॉल्व करेंगे तो F1/F2 की वैल्यू अंडर रूट ऑफ k1/k2 के बराबर आ जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, 31, m1g के आंसर 31। हाँ जी। सुनो, अभी क्या कर रहे हैं, इससे कुछ m1g इससे कुछ वेट लटका देंगे। कितना वेट लटकाएं m2g। ठीक है। तो यहाँ पर नीचे फोर्स लग रहा होगा m2g और ऊपर की तरफ ये इलोंगेशन इक्विलिब्रियम पर है kx1 लगेगा और ये इसका इक्विलिब्रियम है। बोलो है कि नहीं, है ना इक्विलिब्रियम। अभी इसमें आपने लेकिन फिर क्या कर दिया कि इसमें कुछ वेट और लटका दिया और वेट जो है थोड़ा सा बढ़ा दिया इस बार आपने। और कितना वेट कर दिया है m2 के साथ एक m1 और चिपका दिया है। तो अभी ये यहाँ से थोड़ा इस इक्विलिब्रियम से थोड़ा और नीचे आ गई होगी, आ गई होगी ना। कितना नीचे आ गई होगी, तो कुछ थोड़ा x2 और नीचे आ गई होगी और x2 की वैल्यू आ जाएगी m1g/k। ये समझ रहे हो, अरे समझ रहे हो कि नहीं, पक्का। ये सिचुएशन दी गई आपको, ये दी गई थी डायरेक्ट। तो अभी अगर मान लो m1 हट जाएगा तो इक्विलिब्रियम कितने ऊपर मिलेगा x2। ये है रेस्ट की स्टेट और m1 के हटने के बाद ये इक्विलिब्रियम स्टेट है। इक्विलिब्रियम से रेस्ट की स्टेट के बीच के गैप को क्या कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो यही तुम्हारा एम्पलीट्यूड होगा। समझ गए, दिख रहा है सबको। अभी ये यहाँ पर m2 हटाओगे, रेस्ट पर था तो ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गई।
और M2 की जब M2 रहेगा तो इक्विलिब्रियम X2 ऊपर था, एक्सट्रीम इक्विलिब्रियम, एक्सट्रीम इक्विलिब्रियम, एक्सट्रीम। तो ये जो इक्विलिब्रियम से एक्सट्रीम तक का गैप है वो एम्पलीट्यूड कहलाएगा। पहले स्प्रिंग अकेली है, इस पर M2 वेट लटकाया है इक्विलिब्रियम पर, तो M2G और KX1 बैलेंस होंगे। X1 की वैल्यू चाहो तो लिख लेना। अब इसमें क्या किया, एक M1 और लटका दिया तो इक्विलिब्रियम नीचे शिफ्ट हो गया, लेकिन ये इन दोनों का है और ये यहां पर रेस्ट पर है अभी। अगर मैं M1 को धीरे से हटा दूं तो M2 चलना शुरू करेगा ऊपर, और ये इक्विलिब्रियम था M2 का, और ये अगर रेस्ट से कोई चीज चलेगी तो ऊपर जाएगी, फिर उतना ही ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर उतना ही नीचे आएगी, ऐसे ऑसिलेट करेगी। तो ये जो गैप होगा ये एम्पलीट्यूड कहलाएगा। ये गैप x2 है और x2 m1g/k के बराबर है। ठीक है, हो गया। और किसमें दिया था होमवर्क? DPP। DPP नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5। आई साइन इनवर्स, ओ तेरी। देखो ये है 2a, ये -2a, ये मीन पोजीशन। एक पार्टिकल यहां पर है, a/2 दूरी पर है, इधर जा रहा है, फेज बताओ इसका जल्दी। अबे 2a एम्पलीट्यूड रे, तो तुम लिखोगे साइन फाई इज इक्वल टू 2a साइन फाई इज इक्वल टू a/2। तो साइन फाई 1 की वैल्यू आ जाएगी 1/4, तो फाई 1 कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/4। यहां तक ठीक है? ठीक है। अब देखिए इसमें क्या किया गया कि एक और ऑब्जेक्ट दिया गया है, एक ऑब्जेक्ट और है जो कि a एम्पलीट्यूड से चल रहा है, और ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। थोड़ा इधर आ जाए, थोड़ा ज्यादा हो गया। ठीक है भाई, अरे यार हट जाओ, समझ रहे हो? a/2 थोड़ा छोटा कर दिया क्या? अच्छा, मीन पोजीशन इधर किसका दी? ठीक है, तो अभी देख लो, बस करो बे, ध्यान से देखना। ये डिस्टेंस है a/2, ये एम्पलीट्यूड है a/2 पर ये इधर जा रहा है, तो दूसरा वाला किधर जा रहा है, इधर। इसका जल्दी से फेज बताओ, इसका फेज बताओ। पाई माइनस ये आ गया, तो कितना हो गया 5 पाई/, और इसका फेज कितना आया था, तो दोनों के फेज का अंतर बताओ। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 था ये। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर हाफ टाइम पीरियड, ये +a है, ये -a है, ये मीन पोजीशन है।
हाफ टाइम पीरियड में एक्सेलरेशन पूछ रहे हो। यहां पर वेलोसिटी थी ए ओमेगा, ये लौट के जब आएगा तो वेलोसिटी हो जाएगी ए ओमेगा। ठीक है, टाइम यहां पर लगेगा t/2, तो v इनिशियल की वैल्यू लिखोगे ए ओमेगा आई कैप, v फाइनल की वैल्यू लिखोगे माइनस ए ओमेगा आई कैप, और एवरेज एक्सेलरेशन के लिए लिखना पड़ता है v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t/2। 2 चला गया ऊपर, t के टर्म में दिया नहीं। ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2π/t, तो t की वैल्यू क्या लिख दोगे, 2π/ओमेगा रख दो, -4a अपॉन 2π/ओमेगा, हो तो गया, -2a भागे पाई। है ही नहीं है। जी बोलिए, हो गया, v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम, एवरेज एक्सेलरेशन। क्वेश्चन नंबर, हाफ टाइम पीरियड है ना, यहां से यहां तक का टाइम कितना है, t/2, तो t की वैल्यू रख दी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, 2 ये है। अरे तुम्हें 2 नहीं दिख रहा, लो भैया अपना 2 यहीं रख लो। अब ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, कॉस को साइन में बदल लो यार, कॉस को साइन में बदल लेते हो, नहीं बदल पाते। y1 is given as a sin 100 pi t plus pi/3, y2 is given as a dash, यही है, cos pi t, इसको साइन में कन्वर्ट करो तो साइन पाई टी प्लस π/2 लिख सकते हो। अब इनमें फेज में कंपैरिजन कर, तो इसकी फेज कितनी दी गई है, ये φ1 है और ये φ2 है, तो φ1 φ2 का डिफरेंस निकाल लो, निकाल सकोगे कि नहीं, और फिर उसमें t की वैल्यू 0 रख दो, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पर पूछा गया। कर लेंगे क्वेश्चन, ये रुको जी, और रुको रुको रुको, ये नहीं है सवाल, ठहरो 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 ठहरो, सेम आएगा, तो 90 डिग्री आगे होता है तो डिफरेंस सेम ही आएगा, बात तो सही है। वैसे जो पूछा गया था वो V1 और V2 के फेज का अंतर पूछा गया था, तो ये साइन कॉस में बदल जाएगा और कुछ नहीं होगा, तो फेज सेम ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, आएंगे, ये सवाल मिसप्रिंटिंग है कुछ, ठीक है, तो कुछ कर नहीं, कुछ छपा गलत है, छोड़ दो उसको। बहुत गंदे गंदे सवाल दे रखे, ठीक है, हाँ, देखो देखो,
देखना ध्यान से, सारे लोग जाग रहे हैं। ये कैपिटल एम मास है जो कि ऑसिलेट कर रहा है सिंपल हार्मोनिकली। स्प्रिंग कांस्टेंट के गिवन है, एम्पलीट्यूड इसका ए गिवन है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 1/2 पाई अंडर रूट के बाई एम, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी अंडर रूट के बाई एम, मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर ए। ठीक है, सब आता रहेगा। तो अभी देखो क्या हुआ कि जब ये पार्टिकल चलते चलते यहां से थोड़ा आगे चला गया था, इस जगह से गुजर रहा था, किस जगह से गुजर रहा था, ये ऐसे गुजर रहा था, यहां से कहीं से गुजर रहा था जब ये, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या किया गया, एक दूसरा ब्लॉक छोटू सा स्मॉल एम मास का इसके नीचे लगा रखी थी फेविक्विक। क्या लगा रखी थी, इसके ऊपर टपका दिया, धीरे से टपका दिया। क्या किया, धीरे से टपका, ठीक है। तो टपक के चिपक जाएगा। अब ये डिस्टेंस मैं दे दे रहा हूं तो मैं यहां से a/2, जब ये a/2 आगे जा चुका था तो मैंने धीरे से एक स्मॉल एम मास इस पर टपका दिया, टपक गया वो तो। कौन है वे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर उसको वेलोसिटी देंगे तो वेलोसिटी कंसीडर करनी पड़ेगी भाई, अगर किसी वेलोसिटी से फेंकोगे तो टोटल मोमेंटम में उसको भी जोड़ना पड़ेगा, और अगर धीरे से छोड़ोगे तो वेलोसिटी उसकी शुरू में 0 है, वो चिपक गया, तो अब उसको 0 ले लेंगे, और कोई खास बात नहीं, ठीक है। अच्छा, तो अभी जब ये मास इससे चिपक जाएगा तो एम्पलीट्यूड में कोई फर्क आएगा क्या, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि अब कम हो जाएगा, और क्या, कम ही होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही इस पर मास ऐड होगा तो इसकी पहले से कुछ वेलोसिटी रही होगी v, वो वेलोसिटी अब थोड़ी कम हो जाएगी मोमेंटम कंजर्वेशन से, तो अब उतने दूर तक नहीं जाएगा, और क्या है ना। और दूसरी बात ये भी है कि इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, तो काइनेटिक एनर्जी का भी लॉस होगा, तो एनर्जी लॉस होगी तो एम्पलीट्यूड तो पक्का कम हो जाएगा। तो अभी क्या होगा कि ए विल चेंज, ए बदलेगा कि नहीं, बदलेगा, ए तो बदल जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, ओमेगा बदलेगा क्या, ओमेगा बदल जाएगा क्या, बोलो। ओमेगा का फॉर्मूला होता था अंडर रूट के बाई एम, एम बदल गया, ओमेगा विल चेंज, ओमेगा भी बदल जाएगा। तीसरी बात, मीन पोजीशन बदल जाएगी क्या, काहे, अरे मीन पोजीशन बदलेगी क्या, नहीं बदलेगी, मीन पोजीशन नहीं बदलेगी, समझ रहे हो। तो एक काम करता हूं मैं, पुराना ओमेगा तुम्हें बताए कि नहीं, वो पुराना ओमेगा क्या था, अंडर रूट के बाई कैपिटल एम था, और जो नया वाला ओमेगा आएगा वो बता सकते हो, अंडर रूट के बाई एम प्लस स्मॉल एम, कैपिटल एम प्लस छोटू एम। तुमने मुझे ओमेगा नया बता दिया है,
मुझे नया एम्पलीट्यूड भी चाहिए, वो मैं कहां से लाऊंगा? एम्पलीट्यूड। एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, एनर्जी का लॉस होगा। मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। तो अब हम फाइंड करेंगे क्या? एम्पलीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं इसको देखना अब आप, ठीक है? और आपको ओमेगा फाइंड करना आता ही है, आता है ना सबको? ठीक है, एम्पलीट्यूड फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है? तो देख लो, क्या देख सकते हो आप लोग? हाँ? तो देख लेते हैं, और क्या। ओमेगा सबको याद है, नया पुराना सब, ये अच्छी बात है यार, ओमेगा पता है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। अरे हाँ, आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर चलो चलो, बस बस, अरे कहाँ जा रहे हो? आओ, शाबाश। ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, है ना, घबराने की कोई बात नहीं। देखिए पहले क्या था कि मास कैपिटल एम था और वेलोसिटी वी थी, ये कौन सी बात है? पुरानी बात है। और नई बात क्या है? मास m प्लस m है और वेलोसिटी कुछ बदल चुकी है, ये कौन सी बात है? नई बात है। ये समझते सब लोग? वेलोसिटी का एक फॉर्मूला हुआ करता था, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो अच्छा ये बताओ कि जो पुराना मीन पोजीशन था वो यही था क्या? ठीक है, पहले पुराना पुराना खेल लेते हैं, फिर नया नया खेलेंगे। m की जगह मैं लिख रहा हूं m, v की जगह लिख रहा हूं ओमेगा, उस फॉर्मूले में वैल्यू रख रहा हूं अंडर रूट के बाई एम, आई तो अंडर रूट ही बड़ा कर लो। एम्पलीट्यूड पहले क्या था? a था। मीन पोजीशन से ये दूरी क्या थी? जहां पर तुम वेलोसिटी लिख रहे हो उसकी मीन पोजीशन से दूरी क्या थी? a/2 थी, तो तुमने लिख दिया माइनस ए स्क्वायर बाई 4। ये बात क्लियर है? अब मैं नई बात पे जा रहा हूं, जाऊं? चलो, तो नई फॉर्मूला यही रहेगा, m प्लस m, वी डैश लिखने जा रहे हैं। ओमेगा नया यूज करो, नया ओमेगा भूल गया मैं, अंडर रूट के बाई, ये कैपिटल एम था यार, तुम लोग निपटवा दोगे मुझे अभी। यहां पर क्या लिखूं? ओमेगा की वैल्यू बोलो ना यार, m प्लस m लिख दिया गया है। ए स्क्वायर अब मैं ए नहीं यूज कर सकता, क्योंकि अब नए के पुराने के नए केस में ए बदल चुका है, ए डैश स्क्वायर हो जाएगा वो, माइनस, ये दोनों कहां पर थे जब वेलोसिटी निकाल रहे हो? पक्का? तो यहां पर लिख दोगे, एक्स की वैल्यू नहीं बदली क्योंकि इसी जगह पर टक्कर हुई थी, तो पुरानी घटना भी यही थी और नई घटना भी यही थी, अकेले भी ये यही था, दुकेले भी यही था। सवाल खत्म हो गया, ए डैश तुम मुझे बता सकते हो। समझ में आ रही है बात? ना आ रही? कोई दिक्कत है? स्टेप पूरे याद रखना, लेकिन नई मीन पोजीशन भी यही थी, तो नई मीन पोजीशन से ये दूरी जहां पर दोनों साथ चले थे वो दूरी अभी भी a/2 ही है, क्योंकि टक्कर है पल भर की घटना। ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं है। मैं तुम्हें सवाल दे दूं एक? पक्का? चलो आओ, अब तुम्हें एक सवाल देंगे तो तुम्हें उसको सॉल्व करना होगा। कर दें? चलो करते हैं।
चलें आगे, चलो। एम मास, एम्पलीट्यूड ए, माइनस ए। जब ये इधर जा रहा था, मीन पोजीशन ही पर था ये, उसी समय क्या किया गया, एक दूसरा टुकड़ा उठा के सेम सेम मास का इसके ऊपर फेविक्विक लगा के टपका दिया जाएगा। नीचे क्या लगी हुई है, फेविक्विक लगी है, फेविक्विक लगी है। धीरे से टपका, धीरे से टपका, लेकिन झट से चिपका, झट से चिपका। समझ रहे हो? सेम मास, मीन पोजीशन पर ही टपका दिए धीरे से। तो सबसे पहला काम, ओमेगा न्यू बताओ। ओमेगा न्यू, जल्दी। ए, ये मेरी चिकटा क्या होता है बे? चिपका, टपका चिपका, देखो रिदम देखो आप। ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर। स्प्रिंग कांस्टेंट के, अंडर रूट के बाई, वेरी गुड। अब मुझे जल्दी से ए न्यू और बता दो बस। ना हो पाएगा तो तुम क्या लिखोगे, तुम लिखोगे मोमेंटम कंजर्वेशन, है ना? तो तुम लिखोगे एम वी, ये कौन सा है, पुराना है। फिर तुम लिखोगे 2m वी डैश, ये कौन सा है, नया है। अब तुम v की वैल्यू के लिए फॉर्मूला मीन पोजीशन वही है, ए ओमेगा लगाओगे तो m की जगह m रखना, a की जगह a रखना, ओमेगा की जगह, बोलो बे, के बाई मास की जगह v, यहां पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ए ओमेगा लगेगा, क्योंकि x तो है ही नहीं ना। जल्दी बोलो, ए की जगह a डैश, के की जगह के बाई 2m, ए डैश बताओ। a बाई 2 तो मुझे नहीं लग रहा है। अरे अंडर रूट में है ये 2, कहां गया वो? पक्का a बाई रूट 2 हो ना रही है, हो रही है। ए डैश की वैल्यू क्या आ गई है, एक और करोगे या बदल दें, बदल दें, जानलेवा। धीरे धीरे यार, ऐसे थोड़ी जल्दीबाजी, आराम से। लो, बदल देते हैं सवाल। चलो आओ। ए भाई कहाँ भाग रहे, वहीं रहो। देखना, ध्यान से देखना, जानलेवा कर देंगे हम, ना करें। पहले पहले बेसिक बेसिक खेल, पहले थोड़े बेसिक बेसिक।
कैपिटल एम है ये, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है, इसका मास है स्मॉल एम, स्प्रिंग कांस्टेंट आपको दे रहे हैं के, इसका एम्पलीट्यूड है ए, और यहां फ्रिक्शन की वैल्यू है म्यू। ठीक है, बोथ ब्लॉक आर ऑसिलेटिंग टुगेदर, दोनों ब्लॉक ऑसिलेटिंग टुगेदर, both blocks are oscillating together। ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। चलो ओमेगा की वैल्यू बताओ, बताओ बताओ बताओ। अंडर रूट के बाई कैपिटल एम प्लस, अगर ये दोनों साथ चल रहे हैं यू विल ट्रीट इट एज अ सिंगल बॉडी, एक बॉडी की तरह ट्रीट करोगे, इसमें कोई इशू नहीं है। नहीं, ये बताओ कि नीचे वाले ब्लॉक को सिंपल, कैपिटल एम को सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन करा रहा है? कैपिटल एम को। स्प्रिंग है लगी हुई है, उससे वो चलाएगी, उसको एसएचएम कराएगी। तो छोटे वाले ब्लॉक पर स्प्रिंग से फोर्स आ रहा होगा, वो उसको चला रही होगी। ऊपर वाले को कौन चला रहा है? पक्का फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है? म्यू। पक्का। किस पर आएगा ये फ्रिक्शन? छोटू पर, उस पर नीचे, उस पर ऊपर। छोटे वाले को कौन चला रहा है? फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है? म्यू स्मॉल एम जी। छोटे वाले का मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो सकता है? तो आप कहोगे इसको, पक्का म्यू जी? म्यू जी बता रहे हैं, चलो ठीक है। तो छोटे वाले के ऊपर ध्यान दीजिए आप, तो छोटे वाले पर छोटू, छोटू को देखेंगे, छोटे, छोटू, 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 छोटू का जो ड्राइविंग फोर्स है वो कौन है? छोटू का ड्राइविंग फोर्स पक्का फ्रिक्शन है, उसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता, और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है कि नहीं? तो मैंने कहा छोटू का मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा, बता सकते हो? तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन छोटू का आप बताओगे म्यू जी, मास से डिवाइड कर दोगे। ये मुझे सब नहीं पूछना था, सब फालतू सवाल है। मेरा पहला सवाल ये था जिसमें आपने ओमेगा बताया। दूसरा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कैपिटल ए so that both move together, both move together। फिसले ना तो क्या करें अब हम? कॉन्सेप्ट क्या लगाएं? और ए की वैल्यू म्यू जी, वो तो ठीक है। फिर मैक्सिमम एक्सेलरेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या आएगा? ओमेगा स्क्वायर ए। अरे यार, तो ए की जो मैक्सिमम वैल्यू एसएचएम में आती है, ए ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा स्क्वायर ए के बराबर आएगी। और ये कितनी होनी चाहिए? म्यू जी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ये म्यू जी से ज्यादा हो गई तो फिर तो स्प्रिंग कहेगी कि भैया तेज चलो, फ्रिक्शन कहेगा हम चला नहीं पा रहे, फिसल जाओ, है ना? तो जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन आपके सिस्टम का आता है वो क्या आता है? ओमेगा स्क्वायर ए, ये तो पता है हमको। तो अभी
हमें पता है कि यार इस एक्सेलरेशन से फ्रिक्शन ही तो चलाएगा, और फ्रिक्शन से मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना आता है ऊपर वाले का, म्यू जी। तो मेरा आंसर आ गया, ए की वैल्यू में मैक्सिमम बता। इसको छोटा करोगे, ये छोटा होता जाएगा, म्यू जी से छोटा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, फ्रिक्शन पे चलने नहीं देगा। समझ रहे हो? तो एक मैक्सिमम वैल्यू ए की क्या बताओगे? म्यू जी भागे ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? के बाई एम, यम प्लस यम। याद रखना ये आंसर ऐसे आ रहा है, ठीक है? सबको क्लियर है ये बात? कोई दिक्कत नहीं है। मैं सवाल बदल रहा हूं, बदल दूं? किसी को डाउट हो तो बोल देना। हटा दूं इसको? इस बार स्प्रिंग कौन से ब्लॉक से लग गई है? ऊपर वाले के साथ लग गई है, ठीक है? ओमेगा की वैल्यू अभी भी यही रहेगी, ठीक है? मैं मेरा दूसरा सवाल फिर से वही है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड सो दैट ब्लॉक मूव टुगेदर। जल्दी बताओ। अब नीचे वाले को चलाएगा कोई, कौन चलाएगा नीचे वाले को? म्यू एम जी, मैक्सिमम फ्रिक्शन आ सकता है म्यू छोटू एम जी। तो छोटे नीचे वाले का मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या आएगा? बिल्कुल सही, मोटू। जल्दी बताओ। म्यू एम जी भागे कैपिटल एम, इसकी वैल्यू किसके बराबर करोगे? सवाल खत्म। नहीं समझ में आ रहा? कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, आंखों के आगे अंधेरा छा गया है? देखो क्या होगा, इसके तो स्प्रिंग चिप की लगी हुई है, इसको तो स्प्रिंग कहेगी चलो बेटा ये चलता रहेगा, लेकिन नीचे वाले को चलाएगा केवल फ्रिक्शन, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है म्यू एम की, आ सकती है नीचे वाले पर, उसको उस पर सिर्फ फ्रिक्शन लगेगा हॉरिजॉन्टल में। तो इस फ्रिक्शन से इसका एक्सेलरेशन, ये मैक्सिमम है अगर, तो इसका एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम आएगा इस समय। तो इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा? फोर्स अपॉन मास, फोर्स अपॉन मास। समझ गए? पक्की बात है। तो ये एक्सेलरेशन अगर मैक्सिमम है तो इसके एसएचएम की एसएचएम उस समय के एक्सेलरेशन बराबर होना चाहिए। खत्म। ठीक है, ज्यादा हो गया क्या? एक और करोगे? बदलने सिचुएशन? जानलेवा हमला होगा भाई साहब, सोच लो। जानलेवा, आ जाओ। ये स्मॉल एम मास है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, जागो। ये क्या है?
दीवार है भाई सामने, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इसकी यहां से जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस दे दे रहे हैं a/2, ठीक है। और इस ब्लॉक को यहां से a पीछे ले जाएंगे, और फिर यहां से इस ब्लॉक को क्या करेंगे, छोड़ दिया जाएगा। छोड़ दें, समझना अच्छे से। यहां से छोड़ेंगे भाई साहब इसको। ये मोटू से पतलू कैसे हो गया, ये खुद ही पतलू हो गए। तुम ऐसे रहो पुत्रा, ठीक है। अभी इसको यहां से रिलीज कर देंगे, यहां से रिलीज कर दिया, समझ रहे हो ना बात को। तो अभी ये जाएगा, ये इक्विलिब्रियम स्टेट पर आएगा, आगे बढ़ेगा, टकराएगा। ऑल कोलिजन्स आर इलास्टिक, सारे कोलिजन्स कैसे हैं, इलास्टिक कोलिजन है। तो अभी क्या होगा कि कोई फ्रिक्शन, एसएचएम हो रहा है, फ्रिक्शन फ्रिक्शन नहीं, अभी सारे कोलिजन इलास्टिक है, कहीं कोई एनर्जी का लॉस नहीं है। तो अभी जो मोशन आपको दिखेगा उसमें साइकिल, अगर ये दीवार ना होती तो ये ए आगे जाता, ए पीछे आता, फिर ए इधर जाता, ए वापस आता। लेकिन इस दीवार ने सारा काम खराब कर दिया है। इस दीवार ने ऑसिलेशन का एक हिस्सा गायब कर दिया है। क्या कर दिया है, ऑसिलेशन का एक हिस्सा उड़ा दिया गया है। ये पार्ट ऑसिलेशन का उड़ चुका है आपके जीवन से। तो जो नया टाइम पीरियड है अब ऑसिलेशन का, वो बताना है। मतलब आपको टाइम पीरियड बताना है, इतने यहीं से लौट आएगा ये, फिर ये इधर जाएगा, फिर वापस लौटेगा। तो टाइम पीरियड ऑफ दिस कंस्ट्रेंट ऑसिलेशन बताना है। आएंगे 2t/3 इज राइट आंसर। कैसे बता देते हैं ऐसे, बहुत तुम भी ऐसे ही बता सकते हो जैसे वो बता रहे हैं। अभी बताओगे तुम, देखना जरा सा तुम सोचोगे तो बता दोगे, देखना कैसे बताओगे। बहुत मुश्किल नहीं है, तुम लोग सोचना नहीं चाह रहे। ये डिस्टेंस कितनी, a/2, एंगल, टाइम t/12, तो इधर भी t/12, इधर t/4, इधर t/4। जोड़ दो यार इसको, जोड़ सकते हो। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि हमें जोड़ने में बिल्कुल मजा नहीं आता, अजीब अजीब लोग हैं, उन लोगों को घटाने में मजा आता है। इधर देखते रहना, इधर देखते रहना। ये कितना डिस्टेंस है, a/2, एंगल पाई, यहां एंगल π/2 माइनस π/6 इज π/3। अरे ये याद रखो, 1/2 में से 1/3 घटाते 1/6 आ जाता, ठीक है। तो ये π/6 है, तो ये π/3 है। तो टाइम क्या है, t/6, t/6 इधर, टोटल टाइम में से कितना कम कर दें, 2t/6 कम कर दो, तो 3t बाई, नहीं नहीं नहीं, 2t/3 आ गया शायद, आ गया। इसमें क्या है इसमें जी, इलास्टिक दिए थे यार हम पहले ही यार, कोलिजन आर इलास्टिक, इलास्टिक नहीं दिए थे, समझ रहे हो, कोई दिक्कत थोड़ी है। अगर ये दीवार में इधर ही कर देता मेन पोजीशन पर, तब टाइम पीरियड t/2 यार, आधा गया, आधा मोशन गया, है ना। ऐसा मत करना कि दीवार कहने लगे ऐसा करो, ए से थोड़ा दूर रखो। अब पूछो सवाल, अरे यार दे बता भी दिया, बता देंगे सब लोग, बढ़िया बढ़िया बढ़िया।
और करना है एक और, पक्का जानलेवा हो जाएगा, सोच लो। ठीक है, ठीक है, जानलेवा कर देते हैं। ऐसे कैसे जानलेवा कर सकते? अच्छा, ऐसे तुम लोग अपनी प्रैक्टिस के लिए करो। बहुत मुश्किल बात है। ऐसे ही दे देता हूँ, सड़ा हुआ सवाल है, चलो। इस बार इसको दूर कर देते हैं और ये दीवार a/√2 पर बना देते हैं। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट मास m, ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड इस तरफ का a है। तो जल्दी से मुझे बताओ कि नया टाइम पीरियड क्या होगा, जल्दी। नया टाइम पीरियड क्या है? पक्का 3t/4। आपका हो गया, इसका एंगल देख लो, ये π/4 है, तो ये भी π/4 है, तो ये t/8 है, ये t/8 है। t में से 2t/8 घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। ये सब तुम लोग कर लोगे अब मेरे ख्याल से, कोई मुश्किल नहीं। ज्यादा नहीं है ना, ज्यादा भी ठीक नहीं होता है। कुछ और करेंगे अब, ये समझ गए ना सब लोग? ठीक है, तो एक और कर लें, कर दिए जाए। आओ, ऐसे ही चलो टाइम पास। ये दो स्प्रिंग्स हैं, दिख रही हैं तुमको? ठीक है, यहां पर एक ब्लॉक है, छोटा सा मास है m, घबराने की कोई बात नहीं है। इनके बीच का सेपरेशन दे दे रहे हैं l, इस स्प्रिंग कांस्टेंट के, स्प्रिंग कांस्टेंट के, इसको कुछ वेलोसिटी दे देते हैं v, तो ये ऑसिलेट करेगा। ऑसिलेशन का कोई एक हिस्सा SHM जैसा होगा, लेकिन कुछ हिस्सा SHM नहीं भी होगा। टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन चाहिए। पांच सेकेंड। स्प्रिंग से चिपका हुआ नहीं है वो। बताओ जी। जैसी दिख रही है वैसे ही है, सीधी तो दिख रही है। 2π√, m/k बोलो यार। हाँ, 2π√m/k प्लस इज राइट आंसर। इसका एक साइकिल बनाते हैं पहले, बनाए? सिंपल है यार, ओरल ओरल सवाल है, मुश्किल है ही नहीं। देखिएगा आप, इसका इसका एक साइकिल बनाएंगे।
तो ये वाला पार्ट कांस्टेंट वेलोसिटी का है। इसके बाद का जो पार्ट आएगा वो स्प्रिंग के साथ है, वो एसएचएम है। ये एसएचएम का पार्ट है। सिमिलरली यहां पर भी ऐसे करके कुछ एसएचएम का पार्ट आएगा जब स्प्रिंग के साथ रहेगा, लेकिन इन बिटवीन ये जब यहां से लौटेगा इधर तक ऐसे और फिर इधर लौटेगा, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का पार्ट है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। ये दिख रहा है तुम लोगों को? ये कांस्टेंट वेलोसिटी v से चलेगा, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से लौटेगा, स्प्रिंग को दबाएगा, स्प्रिंग वापस उल्टा करके चला देगी, फिर चलेगा, फिर स्प्रिंग को दबाएगा, तो स्प्रिंग के साथ जब तक एसएचएम है, फिर लौटेगा, फिर ये ऐसे यहां पर साइकिल पूरी होगी, ठीक है। तो अभी ये आधा एसएचएम हुआ, अरे हुआ कि नहीं? तो यहां पर जो टाइम लगेगा उसको क्या लिखोगे? 2π/2 अंडर रूट k/m। 1/2 क्यों कर दिया यार तुमने? आधा ही तो है। अगर ये k1 होता तो यहां k1 लगा देते हैं। अभी तो सेम ही है तो सेम ही लगा। इधर कितना टाइम लगेगा? 2π/2 अंडर रूट k/m। देख रहे हो मतलब कहने का? m/k होता था यार, k/m कब से होने लग गया? m/k, m/k ही होता था ना, ठीक है। अब लेकिन इस वाले पार्ट में मुझे टाइम और चाहिए। इस वाले पार्ट में टोटल डिस्टेंस क्या है? L है कि 2L है? 2L है, 2L है। L/2, 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 L/2L। तो इस वाले पार्ट का टाइम अगर आप लिखोगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड 2L/v। तो टोटल पूरी साइकिल का टाइम कैसे बताओगे? जोड़ देंगे यार, इसमें क्या है? ना जोड़ पाएंगे? अरे जोड़ दोगे? पक्का समझ में आ रहा है? मुश्किल और नहीं करना चाहिए। मुश्किल मुश्किल नहीं है, फालतू सवाल है, फालतू तो है ये, ठीक है। बहुत हो गया, अब चलो, अब थोड़ा बाद में खेलेंगे। पहले पेंडुलम को बुला लें, पेंडुलम को पहले। लेकिन क्या है, कुछ ऐसे बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, इसका मास m/k है। तो लोग ऐसे करके टाइम पास करते रहते हैं, बोलते हैं एक्स टी ग्राफ बनाना भैया, तो हम एक्स टी ग्राफ कुछ ऐसा बना देते हैं। फिर कुछ लोग बोलते हैं वी टी ग्राफ बनाना, तो वी टी ग्राफ कैसे बना? तुम लोग बना लोगे ग्राफ? ठीक है, मैं भी बना ही लेता हूँ फिर। आ जाओ, ऐसा नहीं होगा ये। बता दिए थे क्या मेरे को? लेकिन क्या ना, ऐसे बार बार मजा आता है इसे। ये वेलोसिटी का टाइम का ग्राफ आ गया। अगर कोई एक्सेलरेशन का टाइम ग्राफ पूछेगा तो कैसे बनाएंगे? वो भी बना दोगे? एटी ग्राफ कोई पूछ लेगा तो वो भी बना दे। ये अच्छा नहीं बना है, ऐसा ऐसा बना दोगे? ये तीनों बना लेंगे हम, ठीक है। ये तीनों नहीं बनवाने थे, ये तीनों तो बनाने पहले से ही आते। वो कहेगा कि तुम काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाओ। अब तुम क्या करोगे? तो मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी में v² आएगा और हाफ m कांस्टेंट रहेगा। तो v² का ग्राफ कैसा होगा ये सोच रहा था मैं। अयो, अयो, ऐसा आएगा। पोटेंशियल एनर्जी का कोई पूछेगा तो
पोटेंशियल एनर्जी का कोई पूछेगा तो बहुत गरीबी चल रही है। ये पोटेंशियल, अब ये ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी का, लेकिन नीचे ऊपर कर सकते हो, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी यहां पर तो सही बना हुआ है स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव नहीं होगी, है ना? नहीं होगी यार, इसमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इसमें नेगेटिव थोड़ी होती है, लेकिन किसी और सिस्टम में नेगेटिव हो सकती है, डिपेंडिंग कि आप रेफरेंस क्या ले रहे हो। भाई जिसमें mgh आएगा तो ऊपर से नापोगे तो सारी चीजें नेगेटिव हो जाएंगी, नीचे से नापोगे तो सारी चीजें ऊपर की पॉजिटिव हो जाएंगी, है ना? यहां पर फ्रीक्वेंसी f है ऑसिलेशन की, यहां कौन ऑसिलेट कर रहा है? देखो एक बात सुन लो, एक बात सुन लो कि पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन जो करता है वो फिजिक्स में नहीं पढ़ते हम। हमारी फिजिक्स में पार्टिकल नाम की कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फिजिक्स में पार्टिकल नाम की कोई चीज नहीं होती। फिजिक्स में होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे ऐसे बहुत सारी होती हैं, है ना? तो अभी अगर कोई पूछेगा कि व्हाट इज ऑसिलेटिंग सिंपल हार्मोनिकली, आई विल टेल हिम डिस्प्लेसमेंट, आई विल टेल हिम वेलोसिटी, आई विल टेल हिम एक्सेलरेशन, नॉट ऑसिलेटिंग सिंपल हार्मोनिकली, नॉट ऑसिलेटिंग सिंपल हार्मोनिकली। ये कर रहा है क्या? कहाँ कर रही है यार, ये ऐसे तो लेता, ठीक है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी एफ है, इसकी भी फ्रीक्वेंसी एफ है, इसकी भी एफ है, इसकी एफ नहीं है। अरे इसकी 2 साइकिल हो गई यार एक उतनी देर में। अरे नहीं दिख रही तुमको? ये देखो एक साइकिल, ये एक साइकिल, एक साइकिल, हाँ जी, इसकी फ्रीक्वेंसी 2f, इसकी भी 2 है, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है, अच्छी बात है, कोई मुश्किल बात थोड़ी ही है। तो ठीक है, ये तो टाइम पास ऐसे ही बना दिए, ऐसे हटाओ साहब हटा। चलो आओ, देखो क्या है कि हम इसको एक एक और बात है, हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को 2 तरह से पढ़ते हैं, 2 तरह के वेरिएबल्स में पढ़ते हैं। एक होता है लीनियर एसएचएम, क्या होता है? और ये लीनियर है। एक होता है लीनियर एसएचएम, और एक दूसरा भी होता है यार कोई सा, है एंगुलर एसएचएम। क्या बात है, एंगुलर एसएचएम। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं, एक बात सुन लो मेरी, कभी भी दुनिया में कहीं भी एसएचएम होगा तो वो पॉइंट जो एसएचएम करेगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलेगा, ऑलवेज, हमेशा, चाहे तुम्हें कुछ भी दिख रहा हो, अगर तुम उसे एसएचएम मानते हो तो तुम ये मानते हो कि वो पॉइंट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। अरे भैया बोल दिया एक बार, लिख के बोला है तो मुझे याद है ना, इसीलिए तो बोला है? कभी भी एसएचएम होगा तो स्ट्रेट लाइन मोशन नेसेसरी है, कोई भी हो, कोई भी मोशन, एसएचएम अगर तुम उसे कहते हो, जब भी तुम उसे एसएचएम कहते हो तो तुम ये मान लेते हो कि वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, मानते हो तुम, तुम्हें पता ही नहीं है। पेंडुलम ही की तो कह रहे, पेंडुलम, चलो अब, तो अभी ये बात ध्यान रखना है कि whenever something is oscillating simple harmonically, I'm talking about something physical object, point object, it must move in a straight line। ये assumption हम लेते ही हैं, कभी जाने में कभी अनजाने में। लीनियर वेरिएबल्स में बात करते हैं तो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिख देते हैं। एंगुलर एसएचएम में बात करेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा लिख देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो पेंडुलम की बात कर लें, ठीक है। तो अभी देखो आप, बात करने वालों की बात है और क्या है, ये सब क्या है,
यहां पर आप हमेशा पहले फोर्स की इक्वेशन लिखते थे, फोर्स इज इक्वल टू कुछ माइनस के एक्स टाइप का आ जाता था। यहां पर आप क्या लिखोगे, टॉर्क इज इक्वल टू कुछ माइनस सी थीटा टाइप आ जाएगा। वो उसकी अपन को बिल्कुल चिंता ना है, वो सब अपने आप आएगा, है ना। और टॉर्क को आप लिखा करते थे आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस सी थीटा टाइप, तो अल्फा आ जाएगा माइनस सी अपॉन आई टाइम्स ऑफ थीटा। ये कौन है, ये कौन है, ओमेगा। इसको इसमें कोई बात नहीं, ठीक है। अब हम जिसको चाहें जैसे चाहे वैसे लिखें, हमारी मर्जी है ये तो, ठीक है। चलो पेंडुलम को देखते हैं, देखा जाए पेंडुलम को। ले ले ले, चाबी नहीं है मेरे पास, वो इसका वो दे दो, ताम्रपत्र इनको, इनका वापस करो। अच्छा, ठीक है। ये अगर मैं इसको ऐसे छोड़ूंगा तो ये जो आप देख रहे हो ये एसएचएम नहीं है, ये एसएचएम नहीं है, ये एसएचएम नहीं है। बाकी ये जो हो सो हो, इसको ऐसे ले लो, ऐसे ऐसे ऐसे। अब इसको मैं ऐसे छोड़ूंगा, अभी भी ये भी एसएचएम नहीं है, ये है ही नहीं एसएचएम। एसएचएम की कंडीशन थी 5 डिग्री होना चाहिए, मैक्सिमम 5 डिग्री होना चाहिए। क्यों? अच्छा, तो मैं मान लो मैं बोलूं कि स्पैन की लंबाई बताओ, तो तुम स्पैन की लंबाई किससे नापोगे? अगर तुम वर्नियर कैलिपर से नापोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, स्क्रू गेज से नापोगे तो ज्यादा अच्छा, और किसी माइक्रोमीटर से नापोगे तो कहां तक किससे नापना चाहिए इसको? जितनी तुम्हारी औकात हो उससे नापो। नहीं, और इसमें क्या है यार, इसमें कोई खास बात थोड़ी है। अरे भैया ऐसे थोड़ी होता है, लेके घूम रहा है वो मिलीमीटर वाला स्केल, बातें कर रहे हैं नैनोमीटर स्केल चाहिए भाई साहब। अरे तो अच्छा, आप सेंटीमीटर स्केल से भी नाप सकते हो, लेकिन फिर जो एरर आएगी वो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, है ना। आप वर्नियर कैलिपर से नाप सकते हो, एरर आएगी, आप कहोगे हमने नापा ही उस लेवल का है तो वो एरर एक्सेप्टेबल है। 0.1 मिलीमीटर की एरर आएगी, आप कहोगे कोई इशू नहीं है। स्क्रू गेज से नापोगे तो 0.01 मिलीमीटर के ऑर्डर की एरर आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये डिपेंड करता है कि हम, ऑब्वियस सिंपल सी बात है। तो 5 डिग्री इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन, कितना तुम्हें एरर एक्सेप्टेबल है उसके अकॉर्डिंग चीजें डिसाइड होंगी। तुम 10 ले लो, हमको क्या, तुम 10 लोगे ज्यादा एरर आएगी, 5 लोगे थोड़ी कम आएगी, 2 डिग्री और कम, 1 डिग्री और कम, आधा डिग्री और कम, 0.001 डिग्री और एरर कम हो जाएगी, लेकिन एरर तो हमेशा ही आएगी। ये अलग बात है कि द क्वांटा ऑफ एरर आप कम कर सकते हो, तो अब कितना कम करें? ऑब्वियसली, है कि नहीं? ठीक है। ये जो है बहुत परेशान करता है, ये पल्लू है पल्लू। ठीक है, तुम समझ रहे होगे, तो मैं अभी बात करता हूं, है ना, ध्यान से देखना आप। सिंपल पेंडुलम, तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड फाइंड करेंगे हम, करें कि नहीं करें? तो इसके लिए मुझे सिंपल पेंडुलम को थोड़ा सा घुमा के छोड़ना पड़ेगा, वैसे घूमते नहीं, इसको ऐसे थोड़ा घुमा के छोड़ोगे, और ये जो एंगल आप लोगे, इस एंगल को मैं अभी फिलहाल थीटा दे दे रहा हूं,
और आपको पता है कि थीटा क्या होना चाहिए। क्यों? ये अभी मैथ्स डिसाइड कर देगी, ये मैथ्स डिसाइड करेगी। ठीक है, ध्यान से देखना। तो अभी तुम लीनियर वेरिएबल्स में खेलना चाहते हो या एंगुलर वेरिएबल्स में? लीनियर, लीनियर में खेल लो, खेल लिया जाए। यहां पर एक फोर्स लगेगा कितना, ये ऐसे करके यहां आएगा। इस यहां पर एक टेंशन फोर्स होगा, यहां पर एक फोर्स का कंपोनेंट आएगा, ये थीटा होगा। ये कौन सा आएगा, एम जी कॉस थीटा। यहां पर ये फोर्स आएगा एफ जी साइन थीटा, आएगा कि नहीं? अब तुम इसको यहां पर किधर ले गए थे, कुछ शिफ्ट किए थे, तो अभी यहां पर रीस्टोरिंग फोर्स तुम्हारा क्या है, तो तुम इसको लिखोगे, ये फोर्स की वैल्यू वट एवर फोर्स इट इज, तुम इसको माइनस एम जी साइन थीटा लिखते हो कि नहीं लिखते हो? लिखना पड़ता है तुमको। एफ एक्सेलरेशन कैसे आएगा, एफ इज इक्वल टू एम ए लिखना पड़ेगा, एम ए लिख दिया है। ए इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा आ गया है, एम से एम कैंसिल हो गया, ए इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा। ये तो एस एच एम है ही नहीं, ये तो एस एच एम है ही नहीं। एस एच एम के लिए तो इस तरह का इक्वेशन आना चाहिए, ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। एक्स क्या है, व्हाट इज एक्स? डिस्प्लेसमेंट है, कहां से है? तो मीन पोजीशन ये थी, इससे इसका ये जो डिस्प्लेसमेंट है, हालांकि मैं इसे एक्स दिखा तो रहा हूं लेकिन ये गलत है। एक्स मैं इसको ऐसे दिखा तो रहा हूं लेकिन ये एक्स जो होता है ये है। ठीक है, खैर, लेकिन मैं मान ले रहा हूं कि चलो मैं गरीब आदमी हूं, तुम लोग ऐसे मान लो जी। अप्रोक्सीमेशन ये नहीं होगा, अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री ले लेंगे तो कैसे होगा, 60 डिग्री ले लोगे तो कैसे होगा, नहीं होगा, 90 डिग्री ले लोगे तो पक्का नहीं होगा। हाँ बोलो। अच्छा अभी देखो, अभी अगर तुम इस थीटा को छोटा लो, देखना ध्यान से सुनना, अगर ये थीटा क्या हो, अब कोई बोले कितना छोटा, वो तुम्हें पता है कितना छोटा, 30 डिग्री तक छोटा होता है, पता है तुमको? साइन 30 डिग्री मतलब पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होती है, और पाई बाई 6 की वैल्यू अगर तुम चेक करोगे तो 3.14 डिवाइडेड बाई 6 इज अप्रॉक्सीमेटली 1/2। तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा फॉर थीटा इज इक्वल टू अप टू 30 डिग्री। अरे होती है यार, देख लो, तुम खुद ही चेक कर लो, हम क्या जबरदस्ती थोड़ी मनवा रहे हैं, है ना? तो तुम मतलब देख लो कि तुम्हें डेसिमल के कितने लेवल तक एरर चाहिए, इसमें थोड़ी एरर है जैसा तुम्हें दिख रहा होगा, 3.14 1/2 एग्जैक्टली तो नहीं आ रहा है, कुछ तो एरर है, लेकिन तुम चाहो तो इसे 1/2 ले सकते हो, अगर मतलब तुम्हें एक्सेप्टेबल हो तो। ठीक है, खैर, तो थीटा को अगर छोटा करोगे तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अब तुम थीटा को क्या लिखोगे, एक्स बाई आर, आर की वैल्यू क्या है, पक्की बात है, तुमने थीटा को छोटा क्यों लिया, एसएचएम बनाने के लिए। और ध्यान से सुनो कि जब तुम थीटा छोटा लेते हो तो किसी भी आर्क को स्ट्रेट लाइन की तरह ट्रीट कर सकते हो। आर्क को छोटा लेने का मतलब क्या हो रहा है, आर्क को स्ट्रेट लाइन की तरह तुम ट्रीट कर रहे हो, तभी एसएचएम हो रहा है, मतलब वो मोशन एसएचएम तब हो रहा है जब तुम आर्क को स्ट्रेट लाइन मान रहे हो। तो मैंने यही तो बोला था कि जब भी पार्टिकल एसएचएम करेगा तो वो स्ट्रेट लाइन पर होगा, अगर वो स्ट्रेट लाइन पर नहीं हुआ तब एसएचएम नहीं होगा। तो खैर चलो, तुम्हारे पास सवाल का जवाब आ चुका है, ए इज इक्वल टू माइनस जी बाई एल इन टू एक्स, और ये कौन है, ओमेगा स्क्वायर है। तो तुम्हें टाइम पीरियड का फॉर्मूला मिल गया, क्या मिला, मिल गया सबको। ये तुमने लीनियर वेरिएबल्स में किया था, इसको एंगुलर में कर देते हैं, एक बार तो कर ही लेते हैं, नहीं तो पेंडुलम में भी खेलने के लिए बहुत है। 1 मिनट की बात करिए, लो भाई, ये समझ में आ रहा है?
जल्दी जल्दी लिखना, लेकिन लिख लिए? डन। देखो अभी मैं इसको ऐसे करता, इसको एंगुलर वेरिएबल्स में अगर मैं बात करता तो मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क इक्वेशन लिखूंगा। तो ये फोर्स जो आपका टॉर्क जनरेट करेगा, अभी मेरे को दिख रहा है कि यार किसका टॉर्क आएगा, इसी वाले फोर्स का तो टॉर्क आएगा, बस इस टी का आएगा नहीं, इस एम जी कॉस थीटा का आएगा नहीं। तो जब तुम रीस्टोरिंग टॉर्क लिखोगे वो कितना आएगा, माइनस एम जी साइन थीटा इंटू, और आई की वैल्यू तुम लिखोगे एम एल स्क्वायर इंटू अल्फा। ये कौन है, आई है, पार्टिकल इस एक्सिस से आर डिस्टेंस पर, एल डिस्टेंस पर है, एम आर स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा, इज इक्वल टू माइनस एम जी एल साइन थीटा। एम एल कुछ उड़ाओ यार, अल्फा इज इक्वल टू कितना आ चुका है, जी बाई एल, दिख रहा है। और थीटा को अगर छोटा लोगे तो साइन थीटा, ये कौन है, ओमेगा स्क्वायर है, इसमें क्या है, सेम बात है, मुश्किल बात तो नहीं। मैं सवाल बदलूंगा, सिचुएशन बदलेंगे, छोटी छोटी सिचुएशन का खेलेंगे पहले, ठीक है। चलो छोटे 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 सवाल बनते हैं। इसका टाइम पीरियड लिख लोगे सब लोग? चलो आओ, अब मैं सवाल दूं छोटे छोटे। ये एंगुलर वेरिएबल्स में लिखना कोई मुश्किल बात नहीं, ठीक है खैर, लेकिन पहले छोटे छोटे नन्हे नन्हे सवाल। ये एक एलिवेटर है, इसमें एक पेंडुलम है, इसका मास m है, लेंथ l है। ये एलिवेटर किसी एक्सेलरेशन a से ऊपर जा रहा है, यहाँ पर एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, वो देखेगा कि ये सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट कर रहा है। इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग टाइम पीरियड बताओ, जल्दी बताओ। L बाई जी इफेक्टिव इज गुड, 2 पाई अंडर रूट L बाई जी प्लस ए आएगा ना, इसमें दिक्कत थोड़ी है, ये मुश्किल नहीं है, पक्का सिंपल है, ये तो बहुत छोटा सवाल, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सिचुएशन चेंज, नहीं समझ में आया, आ गया, किसी को डाउट है इसमें? नहीं, ठीक है। चलो ये एक दीवार है, ये तिरछी दीवार है। ये दीवार कैसी है, तुमने कभी तिरछी दीवार देखी है, कहाँ देखी? तुमने कभी तुम्हारे घर में वो जीना समझते हो, जीना, सीढ़ियां सीढ़ियां सीढ़ियां, सीढ़ी के नीचे जाओ, वहां दीवार तिरछी होगी। हाँ हाँ, सीढ़ियां तो यहाँ भी है, अरे मैं तो भूल ही गया था। तो सीढ़ी ऐसे चढ़ती है ना सीढ़ी, इसके नीचे लोग बहुत सारी चीजें बनाते रहते हैं, सामान आमान रखने के लिए, ठीक है? किचन बना लेते हैं लोग, किचन का स्टोर रूम, नहीं पूरा किचन, डिपेंड करता है कि घर कितना बड़ा है, सीढ़ियां कितनी बड़ी, ठीक है। तो अभी ये दीवार है, ऐसी तिरछी दीवार है, इस दीवार से एक पेंडुलम हैंग कर रहा है, एक पेंडुलम यहां से हैंग कर दिया मैंने,
जागते रहना। अब ये एंगल थीटा था, थीटा, ये एंगल अल्फा था। अरे हट ही नहीं दिया। ये एंगल अल्फा थोड़ा छोटा है, अल्फा थोड़ा छोटा ही है, बड़ा छोटा नहीं है। अभी मैंने क्या किया, इसको मैं यहां से इधर ले गया। किधर ले जा रहे हो? इसको यहां से ऐसे इधर ले गए और यहां लाके इसको यहां से छोड़ दूंगा मैं। और ये एंगल मैंने ले लिया है 2 अल्फा, अल्फा छोटा ही है, ठीक है। अब ये जाएगा, किधर जाएगा? ये ऐसे जाएगा, यहां से टकराएगा, टकरा के वापस लौटेगा, फिर ऐसे आएगा। ये मैंने अल्फा दिया है, बदल दूं इसको अल्फा को, इसको 2 अल्फा की जगह कुछ और कर दूं या 2 अल्फा रहने दूं? 2 अल्फा में क्या है, तुम लोगों को दिख जाएगा। इसको मैंने कर दिया बीटा एंड बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। अब ये ऑल कोलिजन से लास्ट, ऑल कोलिजन्स आर इलास्टिक। टाइम पीरियड बताना है एक ऑसिलेशन का, 5 सेकेंड। हम्म 3 जी कहां से आ गया? अच्छा डी, जी, इसकी लेंथ एल है, तो टी की वैल्यू अगर ये प्री ऑसिलेशन होता, फुल ऑसिलेशन होता, तो तुम इस टी की वैल्यू फुल ऑसिलेशन के लिए टी यूज कर लो। और हालांकि टी की वैल्यू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी है, तो तुम टी के टर्म में बता दो मुझे। अब ना हो पा रही है, खत्म, मुश्किल हो रही है। वही सवाल है पुराना दुराना। 2 अल्फा देते तो मस्त आंसर भी फट से आ जाता। ए, खत्म हो गया पानी। तो अभी देखो देखो देखो, सुनना, यहां पर t/4, ये भी t/4, ये वाला मुझे नहीं समझ में आ रहा है। t/2 कैसे होगा यार? t/4 तो पूरा में होता था, तो जाने में अभी कम चला है ना। ध्यान से देखिएगा, यहां पर ऐसे ये साइकिल दिखा रहे हैं, बहुत आराम से समझ में आएगा। यहां से यहां तक t/4, ये वापस लौटे मीन पोजीशन तक, ये भी t/4। अब ये जो डिस्टेंस है, ये है एल अल्फा, इसकी वैल्यू है एक्स, और ए की जगह है एल बीटा। तो मुझे यहां पर फेज चाहिए, फेज। बताओ यार, फेज तो बता दो। नहीं बता सकते? बता सकते हैं यार, x इज इक्वल टू ए साइन फाई लिखते थे ना हम लोग। x की वैल्यू क्या है? एल अल्फा। ए की वैल्यू क्या है? तो फाई बता दोगे मुझे? फाई की वैल्यू बताओ, साइन इनवर्स अल्फा अपॉन बीटा। डरो मत सवालों से, ये डरने वाला सवाल नहीं है, करने वाला है, करना पड़ेगा लेकिन। तो अभी तुम्हें अगर पाई मिल गया, तुम्हें पता है कि 2 पाई एंगल के लिए टाइम लगता था टी, तो पाई एंगल के लिए कितना टाइम लगेगा? t/2 पाई इंटू फाई, नहीं लगेगा? तो तुम्हारा आंसर मैं लिख दे रहा हूं यहां पर। कहां लिखूं आंसर? आंसर ये लिख रहा हूं, आंसर लिखा जाएगा t/4 दो बार, t/4 दो बार है ना। और ये वाला टाइम कितना आ गया था? t/2 पाई इंटू फाई
ये भी कितनी बार है? ये आंसर हो गया, इसमें क्या है? गंदा सा आंसर आ गया तो आ गया। ए की वैल्यू एल बीटा यहां से जी, ये इस तरफ वाला तो पूरा ए है, यहां से छोड़ा इधर ले जाके ज्यादा एंगल पर, तो ये लेंथ कितनी आएगी? एल बीटा जी। नहीं भाई, इधर का वो यहां अपने आप आ जाएगा, बिल्कुल बचा था। उसको सॉल्व नहीं कर सकते हम हमेशा फेज निकालते हैं बीच से, किनारे से फेज नहीं निकालते, याद रखना। एंगल नहीं है वो फेज का एंगल नहीं है, वो पेंडुलम का एंगल है। फेज का एंगल और पेंडुलम के एंगल में फर्क है। जानलेवा हो गया है, थोड़ा तो था ही। इसको अच्छा कर सकता था मैं, सरल करने के लिए बीटा को 2 अल्फा दे देता तो फट से हो जाता। खैर कोई बात नहीं, डीपीपी होमवर्क में दे दी मैंने, कुछ भी नहीं दिया, ना मॉड्यूल ना डीपीपी ना कुछ ना कुछ। मॉड्यूल में से दे दें? मॉड्यूल में सवाल ही बहुत कम दिए और डीपीपी में इतने गंदे दिए हैं। बीच में भर दिए हैं सब। डीपीपी नंबर डीपीपी नंबर 3 करो, लेकिन 2 वाली बड़ी अजीब सी है, सब मिक्स कर दिया, एनर्जी पेनर्जी सब। अच्छा कर लो, लेकिन डीपीपी नंबर 3 पहले करना और फिर डीपीपी नंबर 2 करना, ठीक है? डीपीपी नंबर 3 मेन। आओ, डीपीपी नंबर 3 और 2 ऑप्शनल है, जिसको करना है करे। मॉड्यूल में दे दें? मॉड्यूल में तो खत्म हो गए। मॉड्यूल कंप्लीट कर लो, प्रारंभ कंप्लीट। चलो बस बहुत है, धन्यवाद, वेलकम। एक सेकंड, ये दीवार की जैसे ए बाई 2 का मतलब होता है 1 बाई मतलब पाई बाई 6 का मतलब टी बाई 12, तो यहाँ टी बाई 12, ये टी बाई 12 और ये इधर से इधर क्या हो गया पाई बाई टी बाई 4, बताइए टी बाई 4 तो इसको टाइम बढ़ाएगा टी बाई 4 होगा, टी बाई 12 भी होगा। ये वाला अगर निकालना है, यहाँ पर टाइम कितना लगे तो टी बाई 12, यहाँ कितना लगेगा टी बाई 4 को प्लस का उधर टाइम था, टी बाई 4 माइनस टी बाई 12, दो बार कर लो, ये हो जाएगा 3 में से 2 टी बाई 12, टी बाई 6 आएगा, टी बाई 6 इधर टी बाई 6 ये हटा दें कुछ में अब इतना चला ही नहीं, पीछे लौट गया, दीवार से टकरा गया, इतना टाइम बच गया हमारा, कम हो गया। अगर यहाँ दीवार लगा दी तो ये इधर से टकरा, इधर जाके इधर टकरा, इधर जाके आधी साइड बच गया।